हेलो हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है क्लास सेवेंथ की हिस्ट हेलो एवरीवन। आज जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है क्लास सेवेंथ की एनसीईआरटी की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, नए राजा और उनके राज्य। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, चैप्टर नंबर 2, नए राजा और उनके राज्य। ये चैप्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है फैक्ट के हिसाब से। इस चैप्टर में हमें कहानियाँ कम मिलती हैं, लेकिन जो टर्म होते हैं उस वक्त की जो शासन व्यवस्था थी, किस वक्त की, तो यहाँ पर देख सकते हैं 7वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले जो प्रमुख राजवंश थे, उनके समय में जो शासन व्यवस्था थी उसके बारे में इस चैप्टर में हमें पढ़ने को मिलेगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं, सामने बताया जा रहा है कि एक मैप है। इस मैप को गौर से देखेंगे तो आपको कुछ कुछ बड़े राजवंशों के नाम दिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है गुर्जर प्रतिहार, और इसके नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेंगे ये महाराष्ट्र के साइड में राष्ट्रकूट, और उसके थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेंगे तमिलनाडु के रीजन में, साउथ इंडिया में चोल, और थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तो इधर बंगाल की खाड़ी की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा पाल। तो ये 4 प्रमुख राजवंश हैं जिनके बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि उनके समय में शासन व्यवस्था क्या थी, उनकी स्थिति क्या थी, जो नए नए राजवंश उस वक्त पनप रहे थे उनके यहाँ क्या सिस्टम चलता था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बताया जा रहा है कि 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दो टर्म यहाँ पर है। पहला है भूस्वामी और दूसरा है योद्धा सरदार। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि उस समय में 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच की जो शासन व्यवस्था थी उसमें जो बड़े भूस्वामी हुआ करते थे वही योद्धा सरदार भी हुआ करते थे। क्योंकि बड़ी बड़ी सेनाएं जो लोग रखते थे, जैसे कि हम जानते हैं, आपने भी सुना होगा कि चोल साम्राज्य जो था तमिलनाडु का, उसके पास बहुत बड़ी सेना थी। तो क्या वो सारी सेनाएं जो होती थी वो सम्राट की होती थी, राजा की होती थी? तो ऐसा नहीं है। राजा के अधीन बहुत सारे छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, प्रांत हुआ करते थे, और उनके अलग राजा हुआ करते थे। और हर राजा का अपना सैन्य दल हुआ करता था, घुड़सवार सैन्य दल हुआ करता था, हाथी सवार सैन्य दल हुआ करता था। ऐसा सिस्टम बना हुआ था कि उससे तय होता था कि चोल साम्राज्य के अंदर जैसे कि 10 या 20 राजा हैं, तो छोटे छोटे राजा हैं, तो जिसके पास जितनी सेनाएं हैं उसके हिसाब से उनको उतना मान सम्मान मिलता था, उनका पद मिलता था या उनको नाम दिया जाता था। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक टर्म आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, उसको बोलते हैं सामंत। यहाँ पर आप देख सकते हैं, राजा लोग प्रायः उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। ये रबड़ काम नहीं कर रहा।
चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक टर्म और निकल करके आता है। जैसे एक हुआ यहाँ पर भूस्वामी, योद्धा सरदार, और ठीक इसी के नीचे सामंत। तो राजा लोग प्रायः उन्हें अपने मातहत, मातहत मतलब जो उसके नीचे है, या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं, उनके दरबार में हाजिरी लगाएं और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर यानी कि पूरे मंडल का महान स्वामी इत्यादि घोषित कर दिया करते थे। काफ़ी इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर है कि जो बड़े राजा होते थे उनके अधीन जो छोटे छोटे राजा हुआ करते थे, उनको भी शौक़ होता था कि वही बड़े राजा बने, उन्हें भी लोग सम्मान दे, नए नए नाम वो अपने रखते थे, जिससे कि उन्हें महसूस हो कि वो बड़े राजा बन रहे हैं। जैसे महासामंत, महामंडलेश्वर इत्यादि की उपाधि वो खुद ही लिया करते थे, या उनके दरबारी लोग उन्हें ऐसा कहा करते थे और वो खुश होते थे। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे। अब ये कैसे होता था? मान लीजिए कि कोई एक साम्राज्य है, जैसे कि चोल साम्राज्य। तो चोल साम्राज्य का जो मेन हेडक्वार्टर हुआ, जो मुख्यालय हुआ, राजधानी हुई, वो तंजौर उस समय हुआ करता था। अभी के लिए मान लेते हैं रेफरेंस के तौर पर चेन्नई। तो चोल साम्राज्य का जो राजा है वो चेन्नई में बैठा हुआ है, अपने महल में, अपने दरबार में। और चेन्नई के बाद भी तो वहाँ पर शहर थे उस समय में। जैसे अभी के हिसाब से देख लें तो बेंगलोर हो गया, हैदराबाद हो गया, और बाकी उसके आसपास के रीजन हो गए। तो वो जो छोटे छोटे क्षेत्र होंगे तो उनके राजा होंगे। और कभी कभी होता था कि वो जो चोल साम्राज्य के अधीन जो राजा है वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने की कोशिश करते थे कि नहीं, वो किसी के अधीन नहीं है, वो खुद अलग में राजा है। अब इसका एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर क्या, अभी तो मैंने आपको एग्जाम्पल प्रेजेंट टाइम का दिया था, अब उस समय का देखते हैं। इस तरह का एक उदाहरण दक्कन में राष्ट्रकूटों का था। शुरुआत में वो कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। 8वीं सदी के मध्य एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग, नाम ध्यान दीजिएगा, इसका नाम है दंती दुर्ग। दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया, उसे हरा दिया और हिरण्य गर्भ, ये शब्द ध्यान दीजिएगा, हिरण्य गर्भ, ये क्या हो रहा, मेरा पेन मुझे तंग कर रहा। और यहाँ पर ये जो शब्द यहाँ पर आया देख सकते हैं, हिरण्य गर्भ, इसका शाब्दिक अर्थ होता था सोने का गर्भ। नामक एक अनुष्ठान किया। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो यह माना जाता था कि इससे याजक यानी कि यज्ञ करवाने वाला जन्म से क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रित्व प्राप्त कर लेगा। है ना इंटरेस्टिंग बात कि उस समय एक ये माना जाता था कि राजा जो भी होगा वो क्षत्रिय ही राजा हो सकता है। अब सपोज दैट मान लिया जाए कि किसी ऐसे व्यक्ति ने सत्ता अपने हाथों में ले ली जो कि जन्म से क्षत्रिय नहीं है, तो उसे ब्राह्मण लोग अनुष्ठान करके, इस अनुष्ठान का नाम था हिरण्य गर्भ। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि प्राचीन भारत में, दक्षिण भारत में गैर क्षत्रिय राजाओं को किस अनुष्ठान के जरिए क्षत्रिय बनाया जाता था? तो वो था हिरण्य गर्भ। इस तरह से उनको क्षत्रिय जाति में शामिल कर लिया जाता था। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। कुछ
अन्य उदाहरणों में उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर कदम्ब मयूर शर्मन और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए। यहाँ पर पॉइंट क्या है कि दो लोगों का यहाँ पर नाम दिया गया है, मयूर शर्मन और गुर्जर प्रतिहार। ये दोनों जन्म से ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों का काम था शास्त्र का अध्ययन करना, लेकिन इन्होंने शास्त्र को छोड़ करके शस्त्र को अपना लिया। यहाँ पर टर्म दिया है कि शस्त्र को अपना लिया और कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए। जैसा कि हमने शुरू में मैप में देखा था यहाँ पर कि ये जो फर्स्ट पेज में जो मैप दिया हुआ था, ये देख सकते हैं कि ये जो गुर्जर प्रतिहार का यहाँ पर दिया हुआ है, ये किस क्षेत्र में है, राजस्थान और गुजरात के एरिया में। ये इधर गुजरात हो गया और यहाँ पर राजस्थान हो गया और यहाँ पर मध्य प्रदेश हो गया। तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के एरिया में इनका ये शासन था, किनका, गुर्जर प्रतिहार का। और गुर्जर प्रतिहार जो थे वो जन्म से ब्राह्मण थे, लेकिन आगे चल कर उन्होंने शास्त्र को छोड़ करके शस्त्र अपना लिया और वहाँ पर अपनी सत्ता स्थापित की। और कदम्ब मयूर शर्मन जो है उनका कहाँ शासन बना, उनका रहा कर्नाटक में। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि कदम्ब मयूर शर्मन ने कहाँ पर अपनी सत्ता स्थापित की थी, तो क से कदम्ब और क से कर्नाटक। और गुर्जर प्रतिहार की बात करें तो राजस्थान में। चलिए अब फटाफट आगे बढ़ते हैं। अब ये तो कहानी थी कि उस वक्त क्या घटनाएं कैसे होती थी। अब असली जो इस चैप्टर की जो खासियत है वो अभी यहाँ से शुरू होगी। ये है राज्यों में प्रशासन। राज्यों में प्रशासन। अब ये जो नए नए राजा बनते थे, इसमें से कई राजाओं ने जो है अपने आप को महाराजाधिराज, राजाओं के राजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती, 3 भुवनों का स्वामी और इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की। लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान, व्यापारी तथा ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। कहने का मतलब ये हुआ कि 7वीं से 12वीं शताब्दी के समय मध्य में जो नए नए राजा बन रहे थे वो अपने आप को बड़े बड़े नाम दे दिया तो करते थे, लेकिन सत्ता चलाने के लिए उनको किसान, व्यापारी और ब्राह्मणों के संगठनों के साथ साझेदारी करनी पड़ती थी। इनके साथ तालमेल बना करके ही वे अपनी सत्ता चला सकते थे। क्यों? क्योंकि किसान ही उनको राजस्व देंगे, अनाज उपजा करके देंगे, व्यापारी व्यवसाय देंगे और ब्राह्मण जो है वो सत्ता को बनाए रखने के लिए, मैनेजमेंट के लिए, प्रशासन में उनकी मदद करेंगे। इन सभी राज्यों में उत्पादकों अर्थात किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठा किए जाते थे। जैसा कि मैंने ये बताया, अक्सर इनको अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया जाता था या बाध्य किया जाता था। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था। जैसा कि अभी हमने बताया कि किसानों से वो लगान लिया करते थे और व्यापारियों से भी वो राजस्व यानी कि टैक्स लिया करते थे। राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। ये कहता है कि ये जो चोल साम्राज्य था
तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो चोल साम्राज्य था उसमें टैक्सेशन बहुत ही ज़्यादा था। हर तरह के टैक्स उस वक्त लिए जाते थे। किस तरह के टैक्स? मकान पे छज्जा डालने का, खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़कर ताड़ी निकालने के लिए जो सीढ़ी इस्तेमाल करते थे उस पर टैक्स लगता था। पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकार हासिल करने के लिए भी टैक्स लगता था। मतलब ये एग्जाम्पल दिया हुआ है कि वो जीवन के हर क्षेत्र में हर व्यक्ति से, छोटे बड़े व्यवसायी से, चाहे वो कारीगर हो, किसान हो, व्यापारी हो, सबसे वो टैक्स लिया करते थे। और इसमें सबसे जो उल्लेखित टैक्स था वो था वेट्टी। यहाँ पर देख सकते हैं, ये था वेट्टी। वेट्टी की खासियत ये थी कि ये नकद के बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। ये एक तरह का श्रम कर था जिसमें कि उनसे नकद या कोई मूल्य नहीं लिया जाता था बल्कि उनसे काम करवाया जाता था। ये भी एक तरह का टैक्स था। इसको याद रखना है कि वेट्टी किस तरह का टैक्स था। वो जबरन श्रम के रूप में लिया जाने वाला कर था। अब कभी कभी क्वेश्चंस पूछता है, बीपीएससी का हो या यूपीएससी का हो, चाहे कोई एग्ज़ाम हो, उसमें पूछता है, टर्म दिया रहेगा वेट्टी, और उसके नीचे स्टेटमेंट दिया रहेगा और उसको पहचान करना होगा कि वेट्टी क्या होता था। तो हम इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। वेट्टी मतलब नकद के बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाने वाला कर। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्व वसूली के लिए करने के लिए प्राधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती थी और प्रायः वंशानुगत होती थी। सेना में भी ऐसा ही होता था। कई बार राजा के निकट संबंधी ही इन ओहदों पर होते थे। सही बात है कि जो टैक्स कलेक्शन का जो काम करते थे वो आमतौर पर राजा के परिवारजन ही हुआ करते थे, उनके सगे संबंधी ही हुआ करते थे, और इन पदों पर कोई बहाली नहीं होती थी। जैसे आज के समय में कलेक्टर की बहाली होती है, आईएएस ऑफिसर्स की बहाली होती है। उस वक्त ऐसा सिस्टम नहीं था। जो राजा के नज़दीक होते थे उन्हीं को वो पद दे दिया जाता था, और बाप से फिर बेटे को, और बेटे से फिर उसके बेटे को वो वंशानुगत तरीके से वो आगे ट्रांसफ़र होता रहता था, प्रायः वंशानुगत होता था। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक टर्म आया है प्रशस्ति और भूमि अनुदान। आपने प्रयाग प्रशस्ति के बारे में सुना होगा, वो क्या था आप गूगल कर लेना। तो प्रशस्ति एक तरह का एक लिखा हुआ ब्यौरा हुआ करता था। जब राजा लोग अपने बारे में, अपनी तारीफ में कुछ चीज़ें लिखवाया करते थे, कभी पत्थर पे लिखवाते थे या तांबे के पत्थर पर लिखवाते थे, और भी बहुत तरह की विधियाँ थी जिसमें कि वो प्रशस्ति लिखवाते थे। ये प्रशस्तियाँ जो है विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची जाती थी, जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। जैसे कि मैंने पहले बताया कि किसान राजाओं को कर दिया करते थे, व्यापारी व्यापार करके कर दिया करते थे, और ब्राह्मण जो है उनका प्रशासन चलाने में उनका सहयोग किया करते थे, और यही लोग जो है उनके लिए प्रशस्ति लिखा करते थे, जिसमें कि राजा अपने बारे में तारीफ़ करवाता था। वो 100% सही नहीं होता था, लेकिन वो अपनी इमेज बनाने के लिए, एक शूरवीर विजय योद्धा के रूप में अपनी पहचान बनाने के लिए राजा लोगों के बीच में वो खुद की बड़ाई वाले प्रशस्तियाँ लिखवाया करते थे। उसी में से एक प्रशस्ति का यहाँ पर जिक्र है, आप देख सकते हैं। ये है नागभट्ट की उपलब्धियाँ। गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में आपने पढ़ा, यहाँ पर दिया हुआ है। अब आगे लिखा, संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर मध्य प्रदेश में पाई गई एक प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन इस प्रकार से किया गया है। तो ये नागभट्ट जो गुर्जर प्रतिहार वंश के जो थे,
उनके बारे में उनकी तारीफ़ में लिखा हुआ है कि वो बहुत बड़े योद्धा थे, उनके आगे सभी धराशायी हो गए। उन्होंने कन्नौज के शासक को विजित किया, बंगाल को जीता, अनर्थ को जीता, मालवा को जीता, किरात को जीता। और यहाँ पर ये टर्म काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान देंगे कि क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कि कौन सा किसका पुराना नाम है। जैसे कि वंग, यहाँ पर वंग लिखा है, तो बंगाल को प्राचीन समय में वंग बोला जाता था। अब यहाँ पर देखिए, अनर्थ, गुजरात को उस समय अनर्थ बोला जाता था। मालवा मध्य प्रदेश को बोला जाता था। और किरात वनवासी, ये तो मुझे भी नहीं पता है। तुरुष्क यानी कि तुर्की को वत्स मत्स्य दोनों उत्तर भारत के राज्य के राजाओं को पराजित किया था किसने? तो ये किया था नागभट्ट ने। तो यहाँ पर अपने लिए इम्पोर्टेंट दो टर्म है जिसको कि याद रखना है। एक है बंगाल का हिस्सा बंग, दूसरा है अनर्थ यानी कि गुजरात। तो पूछ सकता है कि अनर्थ किस राज्य का पुराना नाम है? तो वो होगा गुजरात। और एक प्रशस्ति का यहाँ पर तस्वीर दिया हुआ है, देख सकते हैं, वो ये है। यह थोड़ा संस्कृत और थोड़ा तमिल में लिखा हुआ है, जो कि ताम्र पत्रों पर लिखा हुआ है। इसमें एक शासक द्वारा दान में दिए गए भूमि का उल्लेख है। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर आ गया हमारा इम्पोर्टेंट। बारहवीं शताब्दी, जैसा कि हम जानते हैं कि ये चैप्टर 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक का इतिहास बताता है। तो 12वीं शताब्दी में एक बृहत संस्कृत काव्य भी रचा गया, जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। इसे कल्हन नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया। कल्हन ने अपने वृतांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों और पहले के इतिहासों समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। प्रशस्तियों के लेखक से वह भिन्न, वह अक्सर शासकों और उसकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाता है। इसलिए 12वीं सदी के लिए यह असाधारण ग्रंथ था। समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि आम तौर पर जो परंपरा थी उस समय प्रशस्ति लिखने की, उसमें राजा की तारीफ लिखी जाती थी। लेकिन यहाँ पर कल्हन ने जो लिखा उसमें उसने आलोचना भी की थी राजाओं द्वारा किए गए कार्यों के बारे में। ये उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी बात थी, बहुत ही बहादुरी वाला काम था। और ये बहादुरी वाला काम किसने किया था? कल्हन। और कल्हन ने किसके बारे में लिखा? कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं के बारे में लिखा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आपको पता होना चाहिए कि ये जो संस्कृत में काव्य लिखा गया था जिसमें कश्मीर का इतिहास है, उसका नाम क्या था? उसका नाम था राजतरंगिणी। इसको आप लोग नोट कर लें, उसका नाम था राजतरंगिणी। क्वेश्चन यहाँ पर ये भी पूछ सकता है, दो तरह क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर कि राजतरंगिणी की रचना किसने की? तो आंसर हो जाएगा कल्हन। और ये पूछ सकता है कि किस पुस्तक में, किस महाकाव्य में कश्मीर का इतिहास लिखा गया है? तो वो हो जाएगा राजतरंगिणी। यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि ये किस भाषा का है। ये जो राजतरंगिणी पुस्तक है ये किस भाषा में लिखा गया था? तो ये लिखा गया था संस्कृत में। लिखा किसने? कल्हन ने। नाम क्या? राजतरंगिणी। चलिए
अब आगे बढ़ते हैं। अब एक टर्म यहाँ पर आ रहा है गंगा घाटी में कन्नौज नगर। कन्नौज गंगा घाटी के इलाके में था, जो कि मध्य भारत में हो गया। यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग फाइट हुई। ठीक है, यहाँ पर 3 लोगों के बीच में फाइट की कहानी है। गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश के शासक। ये 3 लोग जो है वो कन्नौज पर कब्जा करने के लिए लड़ते रहे। और चूंकि इस लड़ाई में 3 पक्ष थे, 3 पक्ष कौन कौन हो गए? गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल। तो इसीलिए इतिहासकारों ने इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की है। कौन कौन? गुर्जर प्रतिहार दोनों एक ही हुए, राष्ट्रकूट और पाल वंश। तीनों जिस लड़ाई में शामिल थे वो लड़ाई थी कन्नौज पे कब्जा करने के लिए। और चूंकि 3 पक्ष थे इसलिए इसका नाम रखा गया त्रिपक्षीय संघर्ष। क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्राचीन भारत में त्रिपक्षीय संघर्ष किन लोगों के बीच हुआ था? तो आंसर गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये बताई जाती है, हम देखते हैं कि साउथ इंडिया में जो है, दक्षिण भारत में बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करवाया गया है। ये लोग बड़े मंदिरों का निर्माण क्यों करते थे? अपनी सत्ता संसाधनों का प्रदर्शन करने के लिए। जिस राजा ने जितना बड़ा मंदिर बनवाया वो राजा उतना शक्तिशाली माना गया, उतना धनवान माना गया। तो इसलिए भी कंपटीशन होता था लोगों के बीच में और उन्होंने बड़े बड़े मंदिर बनवाए। और उस समय जो मंदिर हुआ करते थे वो काफ़ी धन खर्च करके बनाया जाता था और उनमें काफ़ी खजाना भी रखा जाता था। जो मूर्तियाँ होती थी वो सोने की होती थी और उन मूर्तियों को जो ज्वेलरी पहनाई जाती थी, गहने सोने के, हीरे जवाहरात, वो भी काफ़ी कीमती हुआ करते थे। इस प्रकार से उस समय जो मंदिर होते थे वो खजाने से कम नहीं हुआ करते थे। और इसीलिए उस समय जो विदेशी आक्रमणकारी आते थे वो सबसे पहले मंदिरों पर हमले करते थे और खजाने को लूटने की कोशिश करते थे। उसी में से एक संपन्न मंदिर था गुजरात का सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर पर हमला किसने किया था? तो अफ़गानिस्तान का एक शासक था, गजनी का सुल्तान महमूद, जिसे हम लोग महमूद गजनी कहते हैं। ये अफ़गानिस्तान में एक जगह है गजनी, उसका जो शासक था सुल्तान महमूद। उसने कई बार 997 ईस्वी से लेकर 997 ईस्वी से लेकर के 1030 तक वहाँ उसने शासन किया था और कई बार भारत पे आक्रमण किया था। कहा जाता है कि 17 बार उसने आक्रमण किया था और उसने सोमनाथ मंदिर को भी लूटा था। और यहाँ से लूट कर जो पैसा ले गया उसका उसने फिर अपने यहाँ जा कर के महल वगैरह बनाया। अब उसी के समय में हम देखेंगे कि सुल्तान महमूद जो है उसी के समय में उसने अल-बेरूनी नामक एक विद्वान को भारतीय उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा। अल-बेरूनी ने अरबी भाषा में एक किताब लिखी, उसका नाम रखा किताब अल-हिंद। हिंद मतलब भारत, किताब अल-हिंद। ये इतिहासकारों के लिए आज भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अल-बेरूनी ने इसे तैयार करने के लिए संस्कृत के विद्वानों से परामर्श किया। यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि किताब अल-हिंद की रचना किसने की थी? किताब अल-हिंद की रचना किसने की थी? तो किताब अल-हिंद की रचना की थी उस इतिहासकार का नाम था अल-बेरूनी और पुस्तक किताब अल-हिंद। और ये काम उसे सौंपा किसने था? सुल्तान महमूद ने। चलिए आगे बढ़ते हैं।
बाकी कुछ कहानियाँ हैं वो देख लेते हैं फटाफट। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चाहमान भी थे, जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए। आप लोगों ने सुना होगा पृथ्वीराज चौहान के बारे में, तो उसी वंश की बात यहाँ पर हो रही है, उसी के वंश की बात हो रही है। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्रों पर शासन किया करते थे। उन्होंने पश्चिमी और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्यों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। चाहमानों का सबसे प्रसिद्ध शासक था पृथ्वीराज द्वितीय, जिसका शासनकाल कब से कब तक था? जिसका शासनकाल था 1168 से 1192 तक। इसकी कहानी ये है कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी नामक एक अफगान शासक को 1191 में हराया, लेकिन दूसरे ही साल 1192 में उसके हाथों वो हार गया। तो ये युद्ध में जीत हार चलता रहता है, उस वक्त भी यही था। अब हम इस चैप्टर के सबसे महत्वपूर्ण साम्राज्य पर आ रहे हैं, वो है चोल साम्राज्य। तो चोल साम्राज्य को मोटा मोटी हम समझे तो इनका शासन वर्तमान में देखें तो साउथ इंडिया का जो ये एरिया है तमिलनाडु, इसमें तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, थोड़ा सा महाराष्ट्र का एरिया, ये सब मान सकते हैं। ये सब साउथ इंडिया में चोल साम्राज्य के अंदर में ये सब आता था। अब आगे बढ़ते हैं उरैयूर से तंजावुर तक। अब एक क्वेश्चन यहाँ बनता है कि चोल वंश की स्थापना किसने की थी? तो उसका नाम है विजयालय ने। विजयालय नामक राजा ने चोल साम्राज्य की स्थापना की थी। पहले जो विजयालय महाराज जो थे, वो पहले पल्लव राजाओं के मातहत थे। मातहत मतलब बताया था हमने, उसके अधीन। तो पहले वो पल्लव राजाओं के अधीन उनके अधीन रहते हुए काम करते थे। बाद में उनसे स्वतंत्र होकर के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुट्टियारों को हरा करके इस डेल्टा पर कब्जा किया और वहाँ पर तंजावुर शहर और निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर बनवाया। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या क्या बताया जा रहा है। एक नाम विजयालय, दूसरा 9वीं सदी, मुट्टियारों को हराया और डेल्टा पर डेल्टा मतलब क्या? डेल्टा मतलब वही हुआ जो हम इस मैप में देख सकते हैं कि इधर डेल्टा उसे कहते हैं ना कि इधर भी पानी है, इधर भी पानी, इधर भी पानी और एक तरफ भूमि है। तो ये जो एरिया था इसको डेल्टा बोलते हैं। ज्योग्राफी में आप जानते होंगे डेल्टा जैसा है। तो इस पे कब्जा किया और तंजावुर शहर और निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर बनवाया। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर किसने बनवाया था? तो वो बनवाया था विजयालय ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब विजयालय के जो आगे के उत्तराधिकारी थे वो भी बहुत ही खतरनाक थे। वो अपना साम्राज्य का विस्तार करते चले गए, बढ़ता चला गया। दक्षिण और उत्तर के पांड्य और पल्लव इनके राज्य का हिस्सा बनते चले गए। उन्हीं विजयालय के वंश में एक और राजा हुए जिनका नाम था राज प्रथम, जो सबसे शक्तिशाली चोल माने जाते हैं। 985 में राजा बना और इनमें से ज़्यादातर क्षेत्रों का अपने नियंत्रण का विस्तार किया और अपने प्रशासन का पुनर्गठन भी किया। राज के पुत्र थे राजेंद्र प्रथम, ये नाम याद रखिएगा। राज के पुत्र थे राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम ने भी राज की नीतियों को जारी रखा और गंगा घाटी
श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया देशों पर हमला किया। इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना ही बनाई थी। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। हम लोग ये जानते हैं कि भारत के बाहर से विदेशियों ने आक्रमण बहुत किया है। भारत के राजाओं ने कभी किसी और देश पे कभी आक्रमण नहीं किया। यहाँ पर एक अपवाद देखने को मिलता है कि भारत का एकमात्र जो शासक था चोल साम्राज्य, उसके राजाओं ने भारत के बाहर श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमला किया। जो आज के समय में आपका इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, ये सब देश जो हैं जो समुद्र में हैं दक्षिण भारत से आगे बढ़ने पर, उन देशों पर चोल राजाओं ने हमला किया था और इन अभियानों के लिए एक जल सेना ही बनाई थी। तो प्राचीन भारत में सबसे बड़ी जल सेना किसके पास थी? तो वो चोलों के पास थी। समंदर पे इनका बहुत ही ज़बरदस्त कब्जा हुआ करता था। बाद में जो कि ये चोल जब कमज़ोर हुए तो जो जल सेनाएं थी वो कमज़ोर हुई और फिर हम देखते हैं कि आधुनिक भारत में फिर अंग्रेज़ आए, डच आए, तो उनकी जल सेनाएं काफ़ी ताकतवर हुआ करती थी और फिर उन्होंने भारत पे आकर के आगे कहानी हम लोग पढ़ते हैं आधुनिक भारत में। अब यहाँ पर है भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति कला। राज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर और गंगाई कोंडचोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्ति कला की दृष्टि से एक चमत्कार है। तंजावुर जिसे कि हम लोग आमतौर पर तंजौर भी बोलते हैं, तो तंजौर में और गंगाई कोंडचोलपुरम में बड़े बड़े मंदिर जो बनाए गए थे वो स्थापत्य के हिसाब से, आर्किटेक्चर के हिसाब से बहुत बड़े चमत्कार थे। अब ये जो चोल मंदिर हुआ करते थे अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से संपन्न हो गए थे। अब मंदिर जहाँ पर होगा तो वहाँ पर तो बाकी लोग होंगे, वो पूजा पुरोहित होंगे, मालाकार होंगे, बावर्ची होंगे और बाकी सफाई कर्मी भी होंगे। गंगाई कोंडचोलपुरम का मंदिर यहाँ पर हम देख सकते हैं, काफ़ी भव्य मंदिर है उस समय जो बनाया गया था। अब बाकी और भी इसमें कहानियाँ है। उस वक्त जो है कांस्य की प्रतिमाएं जो है बहुत सुंदर सुंदर बनाई जाती थी। उसमें से एक यहाँ पर एक प्रतिमा आप देख सकते हैं। चोलों के समय में, चोल राजाओं के समय में कृषि में नए नए खोज किए गए, मतलब कृषि काफ़ी उत्तम हुआ करता था उस समय में जो है। ये गौर कीजिए कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बंट जाती है। ये शाखाएं बार बार पानी उलीचती हैं जिससे किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती है। तो हम लोग जानते हैं कि वो जो नदी जो बाढ़ लेकर आती है तो अपने साथ वो मिट्टी भी लेकर आती है और फिर वो जो मिट्टी लेकर आती है वो काफ़ी उपजाऊ होती है, जिसके यहाँ पर लिखा उलीचती हैं। तो ये यहाँ पर उस वक्त के बारे में बताया गया है। चलिए अब और आगे एक यहाँ पर तालाब देख सकते हैं। तमिलनाडु का एक जल द्वार है। हौज नदी की शाखाओं में पानी प्रवाह नियंत्रित किया जाता था। मतलब एक तरह से वाटर मैनेजमेंट के लिए कुछ ऐसा चोल राजाओं ने बनवाया था जिससे कि वो पानी को कंट्रोल कर सके और ज़रूरत के हिसाब से खेती बाड़ी में उसका इस्तेमाल कर सके। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट आ रहा अपना कि चोल साम्राज्य का प्रशासन। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछने की काफ़ी संभावना है। यहाँ पर एक टर्म है उर। किसानों की जो बस्तियाँ होती थी वो उर कहलाती थी। किसानों की बस्तियाँ उर कहलाती थी। सिंचित खेतों के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी। तो ये पूछ सकता है कि प्राचीन भारत में उर किसे कहते थे? तो किसानों की बस्तियों को उर कहते थे और गांवों के समूह को नाडु कहते थे। तो जो ये तमिलनाडु है तो तमिलनाडु का मतलब हुआ तमिल गांवों का, ढेर सारा गांवों का समूह। और ग्राम परिषद और नाडु न्याय करने और वसूलने जैसी कई प्रशासकीय कार्य करते थे। खैर, टैक्स उस वक्त जस्टिस का मतलब यही था, टैक्स वसूलना और बाकी सारी चीज़ें थी। अब यहाँ पर एक और टर्म आया वेल्लम। वेल्लम जाति के जो लोग थे
और धनी किसानों को केंद्रीय चोल की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मुबिंद वेलन, 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला या वेलन या किसान, उरैयार यानी कि प्रधान जैसी उपाधियां दी और उन्हें केंद्र में राजकीय पद सौंपे। मतलब कि जो चोल राजाओं का जो तंजौर में जो उनका हेडक्वार्टर था, उनका महल था, वहाँ पर जो बड़े बड़े पद होते थे वो उन राजाओं को दिए गए। अब यहाँ पर कुछ और टर्म, यहाँ भूमि के चोल साम्राज्य में भूमि के कई प्रकार थे, उसके बारे में बताया गया। एक है वेल्लन बगाई। वेल्लन बगाई मतलब गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। आमतौर पर उस समय जो है भूमि जो होती थी वो सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों के पास होती थी, लेकिन यहाँ पर बोल रहा वेल्लन बगाई मतलब कि गैर ब्राह्मण, जो ब्राह्मणों के अलावा जो भूमि का स्वामी होता था उसे वेल्लन बगाई बोलते थे। अगला है ब्रह्मदेय। ब्राह्मणों को जब उपहार में भूमि दी जाती थी तो उसे ब्रह्मदेय कहते थे। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, वो है शाला भोग। देख सकते हैं शाला भोग, किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए जो भूमि दी जाती थी उसे शाला भोग कहते थे। एक है देवदान तिरुनमटुकनी, मंदिर को उपहार में जो भूमि दी जाती थी राजाओं द्वारा, शासकों द्वारा, उसे देवदान या तिरुनमुटुकनी कहते थे। नेक्स्ट है पलीचंदम। देख सकते हैं पलीचंदम का मतलब हुआ जैन संस्थानों को जो दान दिया जाता था उस समय में, उसे पल्लीचंदम कहा जाता था। इस तरह से हम देख सकते हैं। एक टर्म यहाँ पर और आता है, वो है नगरम। प्रायः मंदिरों की पत्थर की दीवारों पर ब्यौरेवार दर्ज किए जाते थे। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। ये टर्म यहाँ पर है नगरम। तो नगरम कौन होते थे? व्यापारियों का संघ होता था जो कि सरकार यानी कि राजाओं की मदद करते थे प्रशासनिक कार्य के निपटाने में। चलिए इस तरह से सारी व्यवस्थाएं उस समय चलती थी। तो जो भी महत्वपूर्ण इस चैप्टर में था वो लगभग मैंने आपको बता दिया है, बाकी कुछ और भी हैं वो उतने महत्वपूर्ण नहीं है। और यहाँ पर एक तांग वंश के बारे में बताया गया है लास्ट पेज में, जो कि चीन का एक वंश था उसी समय के आसपास 7वीं से 10वीं शताब्दी के बीच में। तो ये उतना इम्पोर्टेंट हमारे लिए नहीं है। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर खत्म हुआ। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, तो पहले इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं आराम आराम से। उसके बाद मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करवा दूंगा, जो हमने नोट किया है वो मैं आपको बता दूंगा। अब जोड़े बनाने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है गुर्जर प्रतिहार। तो फर्स्ट पेज में ही हमने देखा था मैप में। तो गुर्जर प्रतिहार का एरिया कहाँ था? तो गुजरात और राजस्थान। राष्ट्रकूट, तो राष्ट्रकूट का कहाँ था? पश्चिमी दक्कन। पाल वंश का कहाँ था? बंगाल। और चोल का कहाँ था? तमिलनाडु। तो ये हमने मिला लिया। अब ये पूछ रहा है त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन 3 लोग थे। तो हमने बताया था पाल हो गए, गुर्जर प्रतिहार हो गए, और तीसरे कौन थे? राष्ट्रकूट। ये 3 लोग थे त्रिपक्षीय संघर्ष में। और ये संघर्ष किस लिए था? तो कन्नौज पे कब्जा करने के लिए हो। चलिए अब ये बाकी तो डिटेल्ड वाले क्वेश्चन है उसको छोड़ते हैं और हम लोग अब बढ़ते हैं जो मैंने कुछ नोट किया है रिवीजन के लिए, जो कुछ नोट्स मेकिंग की है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये एरिया जो मैंने बताया यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गुर्जर प्रतिहार का एरिया कहाँ था? गुजरात राजस्थान। राष्ट्रकूट का कहाँ था? पश्चिमी दक्कन। पाल का कहाँ था? बंगाल। और चोल का कहाँ था? तमिलनाडु। और ये इस चैप्टर में कहाँ से कहाँ कहानी पढ़ी हमने? 7वीं से 12वीं शताब्दी तक का सफ़र देखा। त्रिपक्षीय संघर्ष मैंने कि जैसा कि अभी बताया
कि कन्नौज पर कब्जा के लिए जो है गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल के बीच में संघर्ष था। 3 लोग थे, इसलिए नाम रखा त्रिपक्षीय। अब यहाँ पर कुछ टर्म है कि सामंत। सामंत किसे कहते थे? तो 7वीं सदी के लगभग बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार जो होते थे उन्हें सामंत कहा जाता था। नाडु, तो नाडु जो होता था चोल शासन के अधीन जो गांव का समूह होता था उसे नाडु कहते थे। इसको नोट कर लेंगे। सभा, अब ये है कि चोल काल में ब्राह्मणों को दान में मिलने वाले, जो ब्राह्मणों को जो दान में ज़मीन मिलती थी, भूमि मिलती थी, उसको ब्रह्मदेव बोलते थे। और उसकी देखरेख के लिए ब्राह्मण के जो स्वामी, भूस्वामी थे, एक समूह बनाते थे, उस समूह को सभा बोलते थे। हाँ, वेट्टी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। चोल साम्राज्य में एक टैक्स एक तरह का था ये वेट्टी, जो कि नकद के बजाय जबरन श्रम के रूप में वसूला जाता था। नेक्स्ट, कदमाई, ये भी एक तरह का टैक्स था। किस तरह का टैक्स था? तो एक तरह का लैंड टैक्स था, भू राजस्व। और मेरे लैपटॉप का बैटरी फिर से लो हो रहा है, फटाफट इसको हम समेट लेते हैं। नेक्स्ट है उर। चोल काल में किसानों की बस्तियों को उर कहा जाता था। तो कुछ इस तरह का है। बाकी जो कुछ भी है मैं नोट्स आप लोगों को अवेलेबल करा दूंगा, उसमें आप लोग देख लेंगे। तो आज हमने पढ़ा एनसीईआरटी क्लास 7th की हिस्ट्री की किताब हमारे अतीत का चैप्टर नंबर 2, नए राजा और उनके राज्य। इस वीडियो को 1-2 बार आप लोग देख लेंगे तो उम्मीद है कि सारी कहानी समझ में आ जाएगी, सब कुछ याद हो जाएगा और इससे 1-2 क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम्स में आपको ज़रूर मदद करेंगे। थैंक यू।